अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल जुनूनी उल्फत रिटन बाय महव शरीफ के एपिसोड नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कितना मज़े वाला खाना बनाया ना, क्यों भाइयों। समन अभी तक प्लेट हाथ में था, मैं मज़े से पराठा खाती बोली। कॉफ़ी पीते साहिल ने मुस्कुरा कर उसे देखा, महकार भी मुस्कुराती इसके चहकने पर। तुम्हें कैसा लगा, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा। साहिल ने उनके मुखातिब करने पर चौंक कर देखा। आप कैसा भी बनाती अच्छा ही होता, माओ के हाथों में जो जायका होता है वो कहीं और कहाँ। कप मेज़ पर झुक कर रखते वो सीधा हुआ और इनके हाथ थाम कर इनकी पीठ पर बोसा देता बोला। महकार शाह रब के शुक्राने अदा करते इसका माथा झूम गई। मुझे मालूम होता कि मेरा बेटा मुझे देख कर मान जाएगा तो मैं कब की आ जाती तुम्हारे पास। इनकी आवाज़ भीग गई। साहिल मुस्कुरा कर हाथ चलाने लगा। देर आए दुरुस्त आए, इसने 4 अल्फाज में बात ख़त्म कर दी। महकार तो अपने खूबरो बेटी के चेहरे के सदके उतारी रही। रूहा ने नाश्ता किया होगा कि नहीं। मां ने इन्हें रूहा का एहसास हुआ जो इसके बगैर देखने वाला मुंह में नहीं लेती थी। वह सोच कर बेचैन हो गई। साहिल ने गौर से इनके चेहरे को देखा। याद आ रही है, इसने सरसरी से लहजे में पूछा। हाँ बेटा, कभी इसके बगैर रही ही नहीं होना, इसलिए ऐसा करते तो मुझे भी साथ ले आते, अच्छा रहता, दोनों मेरे बच्चे मेरे पास रहते। वह परेशान से बोली। साहिल इनकी मुस्तरिब हालत देख रहा था। क्या मैं जब वहाँ इतने साल नहीं था आपके पास, तब भी आपकी यही हालत होती थी। अचानक इसके बेतासा सवाल पर महकार चौंकी। वो ढूंढने से इसके चेहरे पर नागवारी नहीं ढूंढ पाए। वो काफ़ी माहिर था तासरात छुपाने में। क्या तुम्हें बुरा लगा मेरा इसे याद करना, इसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं लगना चाहिए, अभी ठीक से आपको मेरे साथ गुजारे 24 घंटे नहीं हुए और आपको आपके भाई की बेटी की याद आ रही है। अपनी बेटी कैसी कभी याद आई। मान वो दबे दबे लहजे में नापसंदीदगी से पूछने लगा। तुम्हें बुरा लगा साहिल, तो बेटा मैं इसे नहीं याद करूँगी। अगर मिलना हुआ तो वहीं जाऊँगी। वो इसे शांत करवाने लगी। नाराज़ नहीं करना चाहती थी, साल बाद तो माना था, कैसे खफा करते इसे। तुम्हें मैंने जन्म दिया है और इसे पाला है, तुम दोनों की माँ हूँ मैं। जिस तरह तुमसे मोहब्बत करती हूँ बेटा, इसी तरह इससे भी तो करती। वो बहुत मासूम है, इससे खफा मत हो। हाँ भैया, आपने तो अभी इजाज़त दे दी ना रोहा से दोस्ती करने की। अब आप नाराज़ नहीं है तो क्यों ना रोहा बेबी को भी यहाँ लाए। वो यहाँ आंटी के साथ रहेंगी और आप वापस जाने पर आंटी को अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। क्यों आंटी, मैंने ठीक कहा ना। समन बीच में अपने मशवरे देते हुए बोली। क्या तुमसे मैंने पूछा या तुम्हें मैंने इजाज़त दी। समन के बोलो बड़े के बीच में। साहिल इस पर गुस्सा हुआ तेज लहजे में बोला कि समन अपने बैड मैनर्स पर सॉरी करती शर्मिंदा होकर सर झुका गई। समन कुछ गलत नहीं कह रही साहिल, वो तुम्हारे मामू की बेटी है, छोटी है। अगर यहाँ तुम्हारी गैर मौजूदगी में आकर रहेगी तो इसमें क्या बुरा है बेटे। वो इसे प्यार से समझाने लगी। साहिल के अलावा बादल मुस्कुराहट आ गई। ये कहे ना कि आप इसके बगैर नहीं रह सकती। बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जाना है, चाहे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, पर मैं अपनी मौजूदगी में एक जवान लड़की को अकेले घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, ताकि कल हम उठकर अपनी नफरत का इजहार भी किसी भी इल्ज़ाम की सूरत में करें। सॉरी मम्मा, आपको जाना है जाएं, मुझे अपना किरदार अजीज़ है आपकी रूहा से। हम माजरत करता चबा का लफ्ज़ अदा करके 1 मिनट भी लाउंज में मजीद रुके बगैर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। इसके इंतहाई हद तक संजीदा तासरात ने महकाशा को सख्त परेशान पशेमान कर दिया। किसके सामने नाम ही क्यों लिया रूहा का, शायद इसे बुरा लग गया था। लगता है नाराज़ हो गए। समन ने अफसरदगी से कहा। हाँ मुझे भी लगता है, पर मैं मना लूँगी इसे। अभी तो रूम सेट करने हैं, रात गहरा था, मुलाजमा आएगी, सब कुछ वही करेगी। मुझे सिर्फ इसे समझाना है, वो खुद कलामी से बोली। हाँ बस भैया ने कहा है मुलाजमा को 10 बजे तक आ जाएंगी आपके पास। समन ने सुनते हुए ताकीद की। महकाशा सर हिला गई और कप उठाकर किचन में धोकर रखा है। यहाँ बेटा कोई फ़ोन नहीं है, मैं रूहा बेबी को कॉल कर सकूँ। अपनी मुस्तरब हालत को छुपाती हुए समन से आहिस्ता से मुखातिब हुई। क्या करती हैं हकीकी माँ की तरह इसे पाला था, एक पल सीने से अलग नहीं किया था। रात इससे दूर रहकर इसके बारे में सोचते ने सारी रात नींद नहीं आई। अलबत्ता इसके दाएं साहिल शाह तो बाएं समन सोए हुए थे और वो अपने बेटे के नकूश को सारी रात देखती, कभी चूमती तो कभी बालों में उंगलियां घुमाती रही। सुबह उठकर नमाज के बाद इसने फ़ोन स्टैंड ढूंढा पर इन्हें नहीं मिला। साहिल के रखे पास टेबल पर मोबाइल पर भी कॉल करने की कोशिश की, पर लॉक लगा देखकर मोबाइल ही ऑफ हो गई और बार बार रॉन्ग पासवर्ड पर।
भाई इसके उठने का इंतज़ार करते इसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। रात बगैर कुछ बताए किसी को वो सीधा इन्हें यहीं लाया था। ये तो इत्तेफाक से समन भी साथ आ गई थी, पर वो बहुत मुतफक्कर थी रोहा के लिए, जाने इन्हें ना पाकर इसकी रात कैसे गुजरी होगी, या वो क्या सोचती होगी बेटा मिलने पर बेटी को भूल गई। नहीं, शायद अभी फ़ोन स्टैंड है ही नहीं घर में, ना ही राब्ते के लिए कोई सर्विस। आप भाइयों से कहीं आपको कॉल लगा कर देंगे। इसने बताने के साथ फ्री मशवरा भी दे दिया, पर मैं काश शायद जानती थी अगर साहिल से कहा तो वो मज़ीद नाराज़ हो जाएगा। अच्छा, जब इसका मूड ठीक होगा तो मैं कह दूँगी, अभी तो घर साफ करवाना है, जाने कब आएगी मुलाजमा। वो इसे कहती चली गई। समन कंधे अचका गई। मैं खाशा मुतफक्कर मुस्तरब अपनी बेटी के लिए खामोश थी। बहुत पर बेटे को नाराज़ ना करते इसके रूम में आई, जहाँ वो ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तुम मुझे यहाँ ले तो आए हो साहिल, पर तुम तो जा रहे हो, मैं अकेली कैसी रहूँगी जहाँ। इसके रूम में दाखिल होती उदासी से खोया हुई। टाई बांधते साहिल ने मिरर से इनके उदास चेहरे को देखकर लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई इसके। तो क्या हुआ, मामा अपने एक बेटे के घर में है? क्या माँ अपने बेटे के घर में अकेली नहीं रहती? मुलाजमा होगी आपके साथ, और मैं भी देखूँ जल्दी लौट कर आऊँगा, फिर सारा वक्त साथ गुजारेंगे माँ बेटे। वह चलते इनके पास आए, उनके कंधों को थाम कर कहते माथे पर बोसा दिया, मोबाइल नहीं घर में? इसने मुस्कुराते देखकर उन्होंने सुकून भरा सांस लिया और पूछा, क्योंकि वो इसके मिजाज को भी जानती कहाँ थी कि वो कैसे मिजाज का है, क्या इसे पसंद है क्या नहीं। नहीं, अभी तो नहीं, कुछ करता हूँ इसके लिए, इसने कहते अपने कदम अलमारी की सिमत उठाए और कोट हैंगर से निकाल कर पहना। क्या सामान यहाँ नहीं रह सकती? वो फिर बोली, रह जाती मामा, पर इसे गोली जाने रात भी जाने कैसे लाया था। इसके एग्ज़ाम सर पर है इसलिए, इसने मजबूरी बताई। मैं खाशा सर हिला गई। वो तो बिल्कुल अकेली हो गई थी, और वहाँ इनकी बेटी। रोहन ने दवाई ली भी होगी या नहीं, तक कर सरस बात में हिलाती वो रूम से बाहर निकल गई। साहिल इनकी दुआ के लिए वहीं खड़ा रह गया। इनकी जगह जरीश होती तो इसके सर के सदके ले लेती, पर इन्हें अपनी रूह से होश मिले तो तनफ्फुस से सर झटकते हुए वो रूम से बाहर निकला। चलो बाई लाउंज में सिर्फ सामान को बैठा देखकर इसने घर पर एक नज़र घुमाई। 3 रूम्स पर मुश्तमिल ये फ्लैट इसकी अपनी मलकियत में था। काफ़ी वक्त पहले ले लिया था, पर कभी इसे इस्तेमाल नहीं लाया। पर अचानक अपने मामा की आमद पाकिस्तान में सुनते इसे ये फ्लैट ही काम आ गया, जहाँ वो इन्हें राहत ले आया था। वह मुलाजमा ही है ना, इनके साथ रूम में चली गई हैं। आपको कहा है भैया, थोड़ा इंतज़ार करें। समन इसकी खोजती नज़रें देखकर जल्दी से बोले, तुम चलो। इसे साथ लेकर फ्लैट से बाहर आ गया। इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। रुआ बेबी सुकून में हो या बेसुकून, पर आपका साहिल शाह काफ़ी सुकून में है। दोनों को बेसुकून देखकर कोट के बटन खोलते वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आया। डोर खोलकर समन फ्रंट सीट पर आ गई। क्या अब आप यहीं रहेंगे भैया? इसने कुछ सोचती उदासी से पूछा। दोनों तरफ साहिल इसके फूले गाल का शफ़क़त से बोला। वो भाई के जवाब पर मुतमिन हो गई। वैसे भैया, आपने आंटी को मना कर दिया रुआ बेबी से मिलने से, पर मैंने तो इससे दोस्ती कर ली। अब दफातन अपने दिमाग में घूमती बात को लबों पर लाई। तुम करो तुम्हारे पाबंदी के दिन ख़त्म। साहिल शाह गाड़ी का टर्न मोड़ते इसे अपने फ्लैट से बाहर निकालते हुए साथ कहा। रूहा शाह का जिक्र आते इसकी नज़रों के सामने वो मंजर लहराया, जब वो पत्ती अपने पतले सुर्ख लबों में दबाई से देखने लगी। वो मंजर अच्छे खासे जाहिर बंदे का भी मान डगमगा सकता था। इसका दिल चाहा के आगे बढ़कर लबों की इस अदा पर इसके होंठों से वो पत्ती अपने दांतों में लेकर इसके होश ठिकाने लगा दे। बहुत कोई बच्ची बनती हुई, पर मेरी दस्तरस में आ जाओ, सारे कसबर निकाल दूंगा तुम्हारे बेबी। पर पहले तुम्हें तड़प के एहसास से वाकिफ करवाना है कि तड़प क्या है, मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की सज़ा क्या है। अब मैं भी देखता हूँ तुम दोनों कैसे मिल पाती हो। तुम्हारे पास सिवा मेरे आगे गिड़गिड़ाने की और कोई चारा नहीं रूहा शाह। कभी मैं तुम्हें कहा करता था कि इससे दूर रहो, पर तुम मुझ पर जता कर कहती थी वो मेरी मॉम है। आप होते कौन है मुझे इससे दूर कर रहने वाले। अब तुम्हें एहसास होगा, बल्कि होगा क्या होगा, कि साहिल शाह कौन है। सोचता हुआ सिर मुस्कुराता गाड़ी सीधा हारून शाह के बंगले के पोर्च में रोकी। वो अपनी माँ से दुआ लेने आया था। इस माँ को तो अपनी बेटी जी की परेशानी से फुर्सत ही नहीं थी। शायद बेटे के माफ़ करते ही सारा बोझ हल्का हो गया था, और अब इन्हें अपनी बेटी का एहसास हो रहा था। इसकी हालत रो रो कर बुरी हो चुकी थी। ना हिजाब के संभालने से संभल पा रही थी, ना ही बाजल गई। इसकी बस एक ही चीख थी कि वो इसकी माँ को इसे छीन गया।
इसे इसकी मॉम चाहिए, किसी प्यार में वापस चाहिए, या कोई इसे इसकी मॉम के पास छोड़ आए। हालत बिगड़ने और खांस खांस कर सांस बंद होने पर आ गई थी, पर इसने नहीं लिया मुंह में। ये तो बाद में बाजी ने जबरदस्ती उसके मुंह में डाल के इसे मौत से बचाया था। और संभल तो गई थी, पर न कुछ खा रही थी न पी। फाजिल अपनी मामा पर नाराज थी कि क्या जरूरत क्या थी कि एक बेटा होने के बावजूद पप्पू को अपनी बेटी देने की। आज वो चली गई अपने बेटे के पास, वो लेकर गया इसे। अब इसका क्या करें जो आपको अपनी माँ मानने के लिए तैयार नहीं। वो टाका दे दें इसकी औरत को, जो कि एक जवान बेटी की माँ है। तीनों साथ मिलकर हैप्पी फैमिली रहेंगी। इसने अपने दिल की भड़ास निकाली, क्योंकि बाजिल को गुस्सा था। औरत जो इसकी पुप्पो थी, इससे इसकी बहन छीन चुकी थी। इसकी बहन इससे ज़्यादा, इसकी माँ से ज़्यादा अपनी पुप्पो को टाइम देती थी। इसके साथ उठना बैठना खाना पीना सब महका शाह। अब हिजाब शाह क्या करते, इसके पास कोई राह नहीं थी। अपनी बेटी को संभालने की मजबूरन स्लीपिंग पिल्स देनी पड़ी, जिनकी ज़ीरा असर इस वक्त पड़ी थी। एक रात ने इसकी बेटी से इसका सब कुछ छीन लिया। कितनी खुश चहकती आई थी पाक की फिजा में खुली सांस लेने पर। यहाँ आकर तो इसकी सांसें छीन ली गई थी। हिजाब शाह बेड पर पड़ी भीगे सुर्ख चेहरे वाली रोहा के माथे से बिखरे बाल संवार कर भौंसा देती उठी। अभी कुछ देर पहले ही अपने शोहर को सारी सूरत हाल से आगाह कर चुकी थी कि किस तरह राज साहिल शाह अपनी माँ को अपनी गाड़ी में लेकर जाने कहाँ चला गया था, कि 1 बजे तक इसका इंतज़ार करती रूहा को जब अंदाज़ा हुआ कि वो अब नहीं आएगी, तो चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया था। वो कह रही थी कि इसने साहिल शाह की आंखों में अजीब सी मुस्कुराहट देखी, जैसे वो इसकी मॉम को छीनने वाला था, वो सच में छीन कर ले गया था। साहिल शाह का यूँ अचानक इस तरह माफ़ करके इनकी बहन को ले जाने पर जहाँ खुशगवार हैरत हुई थी, वो खुश हुए थे बहुत, वहीं अपनी बेटी का हाल जानकर इतना ही उदास हुए। उन्होंने कल ही अपने आने की डेट दी और इन्हें रूहा को संभालने का कहा। यह भी साथ कहा कि वो अपनी बेटी के लिए बहन का सवरा कर नहीं भी कह सकते। अगर साहिल शाह महका शाह को लेकर गया था अपने साथ, यह खुशी की बात थी। रही इसकी बेटी की बात, तो इसे खुदा का संभाल लेंगे। रूहा के ऊपर कंबल डालकर वो नीचे आई। बाजिल कहाँ है? बाजिल को नीचे ना पाकर उन्होंने किचन में आकर परेशानी से मुलाजमा से पूछा। मैम वो तो अभी बाहर निकल गई, काफ़ी गुस्से में लग रही थी। उनके मुतफक्कर चेहरे को देखकर मुलाजमा ने बताया। हिजाब सुनकर दहल गई। या खुदा, इस लड़की को तो यहाँ का मालूम नहीं कुछ, वो कैसे अकेले निकल गई यहाँ से। ये दोनों मिलकर मुझे पागल कर देंगी। गई कहाँ ये लड़की सुबह सुबह पराई गाड़ी लेकर। कुछ ना सोचते हुए उन्होंने हारून शाह के घर कॉल मिलानी शुरू कर दी। इन्हें बता सके ताकि वो इस लड़के को वहीं से वापस ला सके। गाड़ी वो कराची की सड़कों पर घुमाती घर में चलती से हिसाब से निकल आई थी। कितनी पुरसकून थी वहाँ इनकी ज़िंदगी। अचानक इसके डैड को जाने क्या हुआ कि यहाँ इस अजाब में ने फेंक दिया। जहाँ आते इसकी चिड़िया की तरह चहकती बहन से सकने लगी थी। एक रात में इस मुल्क ने इसकी बहन की मुस्कुराहट छीन ली थी। इसे लग रहा था इसका यहाँ एक दिन रहना मुश्किल है कि जाके दोबारा 2 माह रहना। एक तो इतने अमीर होकर चाहे लोग ग्लास भर जाकर जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं। वो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होते देखकर वापस जाने की परेशानी से इन्हें कोसने लगी। घर में जिस तरह का माहौल था, वो यहाँ सुबह ही निकल आई थी, पर बाहर निकलते ज़्यादातर लोगों को मुँह से सुर्ख मदद थूकते रास्ते पर फेंकते। इसे देखकर इसे घिन आ गई। जिसने कराहियत से मुँह फेरा, पर अजीब जाहिलों जैसे ज़्यादातर लोग देखकर इसका दिल ख़राब हो गया। मूड तो पहले ही महकाशा के अपनी बहन से धोखे पर ख़राब था, मज़ीद कसर यहाँ के माहौल ने निकाल दी। इक्का दुक्का गाड़ियाँ थीं और ऐसे लोग थे जो एजुकेटेड थे, अच्छे मैनर्स वाले लगे इसे, पर ज़्यादातर गरीब मजदूर। यहाँ वहाँ को जाते हुए लोग इसकी नाजुक नफीस सी तबीयत पर पहाड़ नमा भार बनकर गिरे। जाने कैसे इसके बाप ने सोच लिया कैसे माहौल में रहेगी। इसने सारे ज़िंदगी अमेरिका जैसे साफ़ सुथरे पढ़े लिखे आज़ाद मुल्क में गुजारी थी, पर यहाँ का माहौल इसे सख्त अजाब लगा। बस जैसे तैसे इसे ये वक्त गुजारना था और जल्द यूनियन ओपन होते अपने बाप के सर पर धमाका करना था, वहीं एडमिशन का, और यहाँ से चले जाना था। इसका प्लान पहले से सेट था, बस अब इसे जहाँ से जल्दी निकलना था। सिर्फ इसके डैड के आने की देर थी। गाड़ी पेट्रोल पंप हाथे में रोककर इसने सामने खड़े लड़के को इशारा दिया, खुद भी गाड़ी से निकल आए। ब्लू पैंट टी पिंक शर्ट में, जिसका आधा हिस्सा सामने पैंट में लगा हुआ था, कहनियों तक फोल्ड आस्तीनें, बगैर दुपट्टे बॉब कट बालों वाली वो बिल्कुल कोई अंग्रेज़ लग रही थी। अपनी आंखों से ग्लासेस उतारकर इसने नज़र में नागवारे सजाए सामने खुद को आंखों की तरह तकते लड़के पर तेज करे आंखों वाली नज़रें डाल दी, जिस पर बड़बड़ाकर नज़रें फेर गया। बास्टर्ड, मुँह में बड़बड़ाती हुई वो सामने आकर खड़ी हुई।
सबकी नज़रें इस मगरबी दोशीज़ा पर टिकी हुई थी। सामने खड़ा वजूद भी इसे एक नज़र में पहचान था, रुख फेर चुका था। मैम का 8 मिनट का काम निपटाकर इसके पास आया। फाजिल आसपास को देखती इसके बाद बच्चों की और बेसर हिलाती हुई गाड़ी के पास आई। मानी से याद आया कि वो तो ऐसे ही गुस्से में निकल आई थी, क्लच तो लिया ही नहीं था। शिट। सीधी होकर इस लड़की को देखते लब दांतों में दबाया। क्या हुआ मैम? इसके लबों को देखते लड़के ने इसे इस्तफसार किया, जबकि सामने खड़ा वजूद बाजिन की लब दबाने वाली हरकत पर बेजुताब खाकर रह गया। गुस्सा तो इसे इस लड़के पर आ रहा था जो कि मुसलसल इसके कदखाल को हवस भरी नज़रों से देख रहा था। मैं अपना कार्ड घर बोला, अब सुन लिया, मिल गया सुकून। साथ गुस्से से इस लड़के को झटका उसे पटा गया। जितनी हसीन थी इतना ही नखरा था। इसने सामने दूसरे खड़े अपने दोस्तों को देखकर जो नज़रों में इसे सराहने लगे। कोई बात नहीं, ऐसा करें अपना मोबाइल नंबर दे दें, बाद में रब्ता करके दे दीजिएगा, इसने चालाकी से कहा। सबकी ललचाती नज़रें बादल के सरापे पर थी, जिसके सफ़ेद गुलाबी रंगत पर डीप पिंक टी शर्ट आतिश बर्पा कर दिया था। सच में यह कोई प्रैंक है? मैं यहाँ नई ज़रूर आई हूँ, पर तुम जाहिलों के बारे में सुना बहुत है, इसलिए मुझसे किसी किस्म की चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत। उंगली उठाकर बंद कर दी जाहिल लफ्ज़ पर इसने सेकंड में लड़की की रंगत मुतगैर कर दी। नहीं नहीं, सच, आप बेफिक्र होकर दें, इसने यकीन दिलाया। बाजिल कोई सोचते सर हिला गई। ठीक है, लिखो, पर याद रहे फालतू कॉल नहीं आनी चाहिए। अगर मैं याद कर पाई तो इस नंबर पर कॉल करके आकर ले जाना। इसने कहते से नंबर नोट करवाया ही था, जब इसकी बेवकूफ़ी को सुनते सारिम ने मज़ीद बर्दाश्त न हुआ। वो मुठ्ठी भींच कर इसके पास आया। ये क्या हो रहा है? एक साथ पूरी लड़की पर डाली, वो घबरा गया। बासिल ने उससे भरी आवाज़ पर चौंक कर देखा और सामने सारिम को देखकर पहले तो पहचान ना पाई कि कौन है, पर इसकी रंगत को देखते से फ़ौरन याद आया कि तो एयरपोर्ट वाला ये डॉक्टर ज़ैदी था। अरे ब्लैक मैन, तुम, शुक्र आ गए। इसे खुश होते थे याद आने पर जह का शुक्र अदा किया, पर इसके ब्लैक मैन कहने पर जहाँ सारिम की रंगत मुतगैर हुई थी, वहीं इस लड़के ने मुस्कुराहट छिपाई कि आया बड़ा हीरो बनने। क्या तुम ऐसे ही सबको नंबर देती हो? एक गहर भरी नज़र इस लड़के पर डालकर इसने भींची आवाज़ में बाजिल से पूछा। नो, यहाँ तो अभी एक रात मैच हुई है, मैं कैसे नंबर दूंगी? हाँ हाँ, वैसे अच्छे वक्त पर आए हो, मैं अपना फ़र्ज़ कर बोल रही हूँ, क्या तुम पेमेंट कर दोगे? वैसे तो मैं किसी का एहसान नहीं लेती, पर तुम मुझे सीधे भी लगे और कुछ बेवकूफ़ भी, इसलिए चाहती हूँ नंबर देने की बजाय तुम इसे पेमेंट कर दो, बाद में तुम्हें टिप के साथ पैसे भी लौटा दूँगी। बात झटकते इसने कहा। इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सारी मैदर अंकल से इसके माँ बाप के अच्छे टर्म्स याद करके खुद ही पेमेंट करने लगा। अब आप जाएं वापस घर। और वो कहना तो चाहता था हो सके तो कपड़े बदल लेना, पर इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी अपनी बेइज्जती पब्लिक प्लेस में करवाने की, इसलिए सर झटक गया और गाड़ी की तरफ बढ़ती बादल लटक कर रुकी। कुछ नहीं, आप जाएं सीधा घर। इसकी गरीब तिरछी नज़रों से वहाँ के बेतवा नरमी से बोला। कल कितने इंसल्ट के बावजूद वो इसकी मदद के लिए आ गया था। इस बेवकूफ़ को देखते बाजिल ने मुस्कुराहट छुपाई। वैसे कहाँ जा रहे हो? इसका मुकाबिल आ गई। उसका नज़रें चुराने से मज़ा देने लगा। अपने हुस्न से वो वाकिफ़ थी कि वो किसी को भी बहका सकता था, पर इस तब्बों से लड़के का यूं बाँ पर इसे कतराना नज़रें फेरना अलग ही लुत्फ़ दे रहा था। हॉस्पिटल। सारिम ने गहरा सांस भरते सामने खड़े इन्हें तकते लड़कों पर बुरी आंखों की गैस गज़ब भरी नज़र डाली, जो कि अभी तो बाजिल ने देखी नहीं थी। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? वो इसके साथ चलती हुई बोली। सारिम अभी से अपने साथ चलता पाकर परेशान हुआ। देखें, आप जाएं घर, अभी न्यू है, यहाँ किसी को नहीं जानती। शराब भाषण देने वाले से मुझे सख्त नफरत है। जब मैंने पूछा इसका जवाब दो, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? इसकी बात काट कर वो फुर्राई। सारिम ने हैरत से देखा कि इसने कौन सा भाषण दिया है। सामने है। इसने सामने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा दिया, जिसके ताक़ुब में बाजी ने देखकर अगले पल देखती रह गई। वाह ब्लैक मैन, ये तुम्हारी गाड़ी है? वो पुरजोश होकर बोली। हुस्न इसे हमेशा मुतवज्जा माइल करता था। वो खुद हसीन थी और हुस्न की दीवानी। जी। सारिम को इसका ब्लैक मैन कहना नागवार तो लगा था, पर वो लब भींचे खड़ा था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे देर हो रही है, इसने बासिल को मुतवज्जा किया, जो कि गाड़ी को देख रही थी। किसकी चॉइस है? क्या तुमने खुद पसंद की है? इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। नहीं, मेरे भाई की है। सारिम ने बेसहारे छुपाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम था तुम्हारी ये हो ही नहीं सकती। मान इसने इस्तेज़ाइया कहका लगाया। वैसे तुम्हारा भाई भी है? क्या नाम है? होगा ज़रूर तुम्हारे जैसा स्यापाम। वो कहकर अपनी बात ही इंजॉय करती खिलखिला रही थी। जाने कितनी नज़रें इस पर थी और इसका लहजा आग भड़का था, तस्लील आमेज़ था। सरिम लब नीचे इसकी सुनने लगा। वो इससे कुछ भी कह नहीं पा रहा था। प्लीज़ दो।
मानिस ने अपनी सफ़ेद हथेली इसके सामने की। सारिम ने चौंकते इस्तेफामी नज़रों से देखा। भाई दौड़ लेकर तो नहीं भाग रही? इसने झिड़कते हुए कहा और आगे बढ़ते खुद इसके हाथ को थामकर इसकी हथेली से निकाल ली। इसका इस कदर बेतकल्लुफ़ बिला झिझक किसी हया के बगैर इसे छूना, इसके करीब आना कि इसकी सांसों की महक तक सारिम सैदी ने महसूस कर ली। इसके वजूद की महक तो वैसे ही माहौल पर छाई हुई थी। इसे कुछ हुआ या नहीं, पर सारिम सैदी की धड़कनें ज़रूर एकदम तेज़ हुई थी। वो इसे देखता रहा जब इसने गाड़ी में बैठकर अचानक इसकी फाइल ओवरऑल सब कुछ निकाल कर विंडो से इसकी तरफ फेंका। साथ इस गाड़ी की कीज़ भी। कुछ भी है पर इससे आप हम की चॉइस A1 है, इसलिए मेरी एक लॉन्ग ड्राइविंग तो बनती है, क्योंकि खूबसूरत चीज़ें सिर्फ बादल शाह के लिए बनी हैं। ब्लैकमैन, शाम को शाह हाउस आकर ले जाना अपनी गाड़ी। बाय बाय। आंख दबाकर इसे सख्ते में छोड़ती आंखों पर ग्लासेस लगाकर साथ गाड़ी का शीशा ऊपर करके इसे वहीं छोड़कर गाड़ी फराटे पर दीवान से लेकर चली गई। मानिस ने इसे अपने पीछे कैकों का तूफान सुनाई दिया। इसने पलट कर देखा तो वहीं लड़के थे, अब इसे देखते हाथ पर हाथ मारकर कैके लगा रहे थे। शायद ये सोचते कि फराटी थी, इसे चकमा दी गई। इसने इन पर एक गुस्से भरी नज़र डालते अपने कदम हारून जाके घड़ी की तरफ उठाए। जेब में बची मोबाइल को निकाल कर देखा तो डॉक्टर की कॉल थी। इसने ओके करके कान से लगाई। डॉक्टर सारिम जल्दी आए यहाँ प्लीज़, एक एमरजेंसी केस है। दूसरी तरफ से परेशान इसके साथ जॉब करने वाली डॉक्टर अनुषा थी। मौके में पहुँच रहा हूँ 10 मिनट। इसने जल्दी से कहते ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी वहाँ से लेकर निकल गया। इसके बारे में कुछ भी कहती पर इसके भाई के लिए इसके अल्फाज अगर पब्लिक प्लेस ना होती तो 2 थप्पड़ों से इसका मुंह सुझा देता। आइंदा गलती से भी समझा सती की शान में गुस्ताखी न करती। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके भारी कदमों की आवाज़ सुनते वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। तो फिर तुझे किसने कहा बीवियों की तरह रात के दूसरे पहर में इंतज़ार कर? दरवाज़ा बंद करते इसने अप्रोच की। करनी पड़ती दिलावे, जब दिल लगाएगा तो मालूम होगा। मेरा तो माँ बाप माई बाप सब तू है। जब तक वो घर में ना आए मुझे नींद कैसे आ सकती है? इसने मुस्कुराते हुए कहा और दिलावर इसका चेहरा देखते सर चटक गया। खाना लाऊं? इसने पूछा। नहीं, चाकू गर्म करके ला। इसने कहते ज़मीन पर सुर्ख धब्बे छोड़ते हुए कदम इसकी तरफ बढ़ाए। खैर गर्म चाकू का सुनते चौंक गया। इसके काम से इसे अच्छी तरह मालूम था कि वह गर्म चाकू को क्या करेगा। इसका नन्हा सा दिल डूब गया और नजरें इससे लफाते में छुपे छोड़े वसीब पूरे वजूद से होती नीचे सरक गई। ये क्या हुआ आपको? पूरे वजूद को नज़रों से टटोलने के बाद जब इसकी टांग की सिमत उठी, मुंह से चीख निकल गई। सुर्ख लहू उबल कर पीछे टांग से बह रहा था। इसकी चीख पर दिलावर ने सख्त बोरी डाली इस पर। कुछ नहीं है कि इसके दौरान अचानक अटैक से गोली सीधा टांग में लग गई। इससे कहता सर झटक कर सीधा सोफे पर गिर के गहरा सांस भरता सर सोफे के ऊपर से टिका गया। किस केस की तफ्तीश कर रहा दिलावरे? खैरी आकर इसके पास आया। दिलावर इसकी परेशानी घबराहट में डूबी आवाज़ सुनते अपने चेहरे से हुडी हटाकर मुंह से मास्क उतारा। कितनी दफ़ा कहा यूँ औरतों की तरह घबराया मत करो, ना ही मुझसे ऐसी तफ्तीश किया करो, मरा नहीं हूँ अभी। सुर्ख लहू आंखें इसके हरासा चेहरे पर डाल दे वही से गुस्से से झड़क कर बोला। खैरी ने आंखों वाली नज़र इस पर डालकर सर झुका गया। खुदा साई न करे, कैसे बेरहम है तू। मेरे पास तेरे अलावा कुछ नहीं दिलावरे। तुम्हें कुछ हो जाएगा फिर मैं इस तरह दर बदर दलदल का शिकार हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप तो आप हैं, क्या माँ बाप के साथ में देखकर बच्चा नहीं घबराता? अपने आंसू पीते 17-18 साल खैरी ने देर से बोला, पर इसकी बात सुनकर दिलावर कहका लगा उठा। अजनबी बोले ये दुश्मन, अपना बनाएगा तो ऐसी जगह मारूंगा जिससे वो दलदल तुझे बेहतर लगेगी। मान कहका लगाने के बाद अचानक खामोश होते हुए इस पर धाड़ उठा। खैरी की सांसें ही सीने में दब गईं। से लगा जैसे कोई बपरा खूंखार जानवर इस पर हमलावर हो गया। वो कांप कर इससे दूर हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? शटअप, जाओ, शक्ल दफा करो, चाकू दे जाओ पहले। वो दर्द के बढ़ने पर इसकी बकवास मजीद न सुनते गुस्से से बोला। खैरी ने इसके माथे पर लाता बल और पसीने की चमक देखी। वो समझ गया गोली अपना असर दिखा रही है। कहाँ लगी है? सब कोई नज़रअंदाज करते खैरी घबराया हुआ अचानक इसके कदमों में बैठकर टांगों का मुआयना करने लगा। पर यह देखकर होल उठा के गोली बाएं टांग के पीछे गोश्त वाले हिस्से में अंदर होल कर गई थी। बेहतर सुर्ख लहू इसकी टांग नम देखते खैरी की आंखें खौफ से फैल गईं। नहीं दिलावर, ये तो नहीं निकाल सकता। इसके लिए तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या किसी बड़े आदमी के पास। खून तेजी से बहता देखकर खैरी हाँफता कांपता खड़ा हुआ। दिलावर ने इसके घबराए हुए परेशान खौफजदा चेहरा देखते अपनी टांग को देखा। गोली वाकई पीछे लगी थी जिसे वह नहीं निकाल सकता था। पर इस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे किसी हॉस्पिटल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। हॉस्पिटल में तेरे अजीज बैठे होंगे जिनके पास जाओ।
دماغ مت خراب کرنا، یہ فالتو کے مشورے تھے، جا کر چاقو لے کر آ، اس نے غصے سے کہا۔ خیری مضطرب حیران سراسیمہ کو اس کا چہرہ تکنے لگا جو آنکھیں موندے صوفے سے سٹے کہانی ڈال پڑا تھا۔ ایسے شیر دل لوگوں کا کوئی اپنا کیوں نہیں ہوتا؟ خیری سے دیکھتا تکلیف سے سوچنے لگا، دلاور کوئی تیرا دوست یا کوئی ایسا جو ہمدرد اس کے پاس نہیں جا سکتا؟ اچانک اسے کے دماغ میں خیال آیا، خیری خود نکال سکتا تھا، پر کمزور دل کا لڑکا تھا، ڈرتا تھا یہ سب کرنے سے، اور دلاور نے بھی تو آج تک ایسے کبھی یہ سب نہیں کروایا تھا، وہ خود ہی اپنی مرہم پٹی کرتا تھا، خیری صرف اس کے پاس اس کے کام کرتا تھا، جس کے بدلے دلاور نے اسے کھانا کپڑے چھت دی تھی، ساتھ اسے پڑھا بھی رہا تھا کہ اس کی جاب ایسی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی انکاؤنٹر کر سکتا تھا، یا کسی کیس میں بھی وہ جاں بحق ہو سکتا تھا، پر خیری کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا کر کے جانا چاہتا تھا کہ پیچھے کوئی دوسرا دلاور نہ ہو۔ کوئی نہیں، یتیم ہے، اب تو زیادہ بکواس مت کر، کہاں نہ جا لے کر آ، اس نے سڑک غصیلی لہجے میں کہتے اسے سرخ لبوں آنکھوں سے گھورا۔ خیری کا دل سہم گیا، وہ اس کے لہجے انداز سے کبھی کبھی ڈرتا بھی تھا، پر وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ تجھے کچھ ہو گیا تو کس کے پاس جانا دلاور، اور ایسا نہ کر، اگر ایسا ہوا تو پھر میرے پاؤں کی طرح تیری ٹانگ بھی ڈاکٹر کاٹ دیں گے، آج کر لے، آئندہ مت کرنا، میں جلدی ڈاکٹر بن جاؤں گا پھر کروں گا تیرا علاج خود، پر ابھی جانا کسی ڈاکٹر کے پاس دلاور، میری قسم تجھے جانا۔ اچانک وہ روتا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اگر ٹانگ پر زہر پھیل گیا تو گولی کا ڈاکٹر کاٹ دیں گے، اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دلاور نے اس کے بھیگے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کے پاؤں کو دیکھا، جہاں ایک پاؤں 3 سال پہلے بری بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے ڈاکٹر کاٹ چکے تھے، اس کی جگہ نکلی پاؤں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے دلاور اپنی کل کائنات کا محتاج نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی اس کے قدموں میں بیٹھ کر التجائی کرتا سسکنے لگا، دماغ تو نہیں خراب ہوا تیرا، جب میں بتا چکا ہوں کہ کوئی نہیں میرا تو کس کے پاس جاؤں؟ اس کے دیکھتے ضبط ہو کر وہ ایک دم اس پر غصے سے چیخا۔ خیری کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں کہ اس نے کے ساتھ کھانا پر ہاتھ رکھ دیے، اس لیے تو کہتا ہوں شادی کر لی، اگر تو گھر سے باہر جائے گا بھی تیرے لیے پیچھے دعا کرنے والی ہوگی، میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ کچھ توقع کے بعد جب دلاور کی مکمل خاموشی کا احساس ہوا، تب وہ پھر سے ہمت کر کے گویا ہوا، بکواس مت کرو ابھی خیری، اور جاؤ سو جاؤ، مجھے صبح یہ گھر پورا صاف چاہیے، نکلو ابھی۔ اس نے کندھے سے کو دبوچ کر کھڑا کیا اور دور کیا خود سے، میں کر لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، پر ابھی تو جا کسی کے پاس مجھے گولی نکلوا، کوئی تو ہوگا تیرے لیے، کوئی دوستی کا خواہش مند ہوگا، اس کے پاس چلا جائے، کسی ڈاکٹر کو اغوا کر لے، صبح اس کے گھر چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنے دلاور کو تکلیف میں دیکھ کر حد درجہ مطلبی ہو چکا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، خود ہی کسی ڈاکٹر کو اغوا کر کے لے آئے۔ دلاور نے غیظ و غضب بھری نظروں سے اس کی ہٹ دھرمی کو دیکھا، جو اس نے تو باندھ چکا تھا، کسی کے پاس بھی چلا جاؤ، اگر مر گیا تو بھی تیرے پاس اتنا چھوڑا ہے کہ تو ڈھونڈ سکتا ہے بے فکر ہو کر، اب اف مت کرنا ورنہ چاقو میں اٹھا کر تیری زبان کاٹ دوں گا، اس نے غصہ پیتے کہا۔ نہیں ٹھیک ہے، جب تجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تو میرا کیسے ہو سکتا ہے، میں جا رہا ہوں اپنے راستے، جہاں بھی جاؤں، پر تیرے جیسے بے حس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اسے اپنے ضد پر دیکھ کر ایک دم خیری نے آپے سے باہر ہوتے غصے سے کہا، اگر تم نے ایک بھی قدم گھر سے باہر نکالا خیری تو ٹانگیں کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا، روم میں جاؤ واپس۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے دلاور اس پر غصہ آیا، گھرایا، میرے متھے نہ لگ دلاور خان، میں تیرا کچھ نہیں لگتا، نہ ہی تجھے میری فکر ہے، میرے راستے مت آ، میں جانوں میرا خدا، اگر کسی نے باہر نوچ دیا تو اس سے شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ تیرا تو میں کچھ نہیں نا۔ الٹا اس پر چیختا وہاں سے روتا ہوا جانے لگا کہ اس کے تیور دیکھتے دلاور نے دانت پیس کر ایک دم اٹھتے اس کا بازو دبوچ کر گھسیٹتے ہوئے اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ خیری اس اچانک افراد پک رہا، میرے اتنے سالوں کا تیرے پر گیا ہوا خرچہ تیرا باپ اتارے گا، یہ پیر کا آپریشن، یہ کپڑے، پڑھائی، کھانا، اس سب کا حساب تیرا وہ موالی باپ نہیں آ کر دے گا، جس نے تجھے لڑکی سمجھ کر بھیج دیا تھا، یہ سارا قرضہ اتار پہ جہاں چاہے چلا جاؤ۔ اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا داڑھا خیری بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا خود سے ناراضگی سے نظریں پھیر گیا، جانتا تھا احسان جتانے کے صرف بہانے تھے، اس کے بغیر وہ خود بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی نہ سوچتے ہوئے خیری نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا پوٹ پر کر رونے لگا، جس سے دلاور کو مزید چڑ ہونے لگی، وہ اس کے سر پر مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا اور لہو آنکھوں سے اس کے وجود کو ہچکیاں بھرتے دیکھنے لگا۔ منہ کیوں بنا رہا ہے، اگر بھیجنا تو بتا، کس ماں کے پاس جاؤں، کون ہے یہاں دہشت گرد کے انتظار میں بیٹھنے والی؟ ہتھیار ڈالتے اس کی ضد کے سامنے وہ چبا کر غصے سے لفظ ادا کیے، جب اس کے الفاظ سنتے خیری کے دماغ کی بتی روشن ہوئی، وہ خوش ہوا کہ دلاور کے ماننے کے ساتھ اسے ڈاکٹر نے بھی مل گئی، تو اس کے پاس جانا جس کے ماں باپ ڈاکٹر ہیں، اس نے جانا جاگتے خوشی سے بتایا، اسے تو سب معلوم ہوگا نا، گولی کیسے نکالتے ہیں، بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔
माँ बाप भी डॉक्टर हैं। दिलावर अपनी टांग से निकालते फोन को बराबर सोफे पर बैठकर बंद करते इसकी अचानक बात सुनकर चौंकते इसकी तरफ देखा। वो कौन? दुनिया में हजारों लोगों के माँ बाप डॉक्टर हैं, अब इसे कैसे पता इसका जन्म होना इसे किसके पास भेजना चाहता है? वही जिसे तूने पिछले केस में डराया था, अब जाकर माफ़ी भी मांग कर आ। इसे सच भी बता दी कि वो लड़की अच्छी नहीं थी। तुम्हारा इसे मारने का कोई इरादा नहीं था, बस अचानक मजबूरी में हो गया। फिर इससे कहना कि वो अपने माँ बाप से कहकर तुम्हारी टांग से गोली निकाल देगी। वो एकदम उठकर इसकी टांगों के पास नीचे बैठते हुए तजाइया बोला। दिलावर इसकी बात सुनकर इसका फीका चेहरा देखने लगा। आंखों के सामने वो खौफजदा सहमी तो शीशा की नीली आंखें घूम रही थी। अगर इसने उल्टा मार दिया या जख्मी कर दिया मजीद तो वो कुछ सोचने के बाद ठहर कर मकसूद संजीदा सपाट बोला और खैरी को इसके लहजे में गुस्सा कहना महसूस करते हौसला हुआ। कुछ नहीं करेगी, मैंने देखा था वो सिर्फ खौफजदा थी और कुछ नहीं। तो जाना अपने भाई अपनी खैरी के लिए। वो न्यूज़ पर इसने एम्बुलेंस में ले जाते देख चुका था। हुस्न पर फिदा मत हुआ कर बेवकूफ़, इसके पीछे भयानक चेहरे होते हैं। दिलावर ने इसकी टी शर्ट नीचे उतरवाकर अपनी टांग पर खींचकर बांध ली। तो फिर तेरे चेहरे के पीछे कौन सा भयानक रूप है? वो इसके सामने नीचे अब बगैर शर्ट के बैठा पूछ रहा था। दिलावर मुस्कुराते इसके बालों में हाथ फेर कर उठा। बताया नहीं तूने दिलावर? वो भी उठ खड़ा हुआ इसके मुंह पर स्याह मास्क लगाते देखने लगा। ये जो बार बार तू कह कर मुखातिब कर रहा है ना, अपनी ज़बान को संभाल खैरी, और मैंने संभाली तो ढूंढे से भी नजर नहीं आएगी। इसके गुस्से भरी सर्द आवाज़ पर खैरी चटपटा गया। अच्छा मारने पर ही आ जाते हैं। अब बताते हैं सर कि आपकी इस हसीन चांद से मुखड़े के पीछे कौन सा भयानक रूप है? तमीज़ के लिए बातें में आकर इसने बड़े एहतराम से पूछा। कहना चाहते दिलावर के लबों पर मुबहम से मास्क के पीछे मुस्कुराहट आई। एवल का एक मुतबस्सम निगाह इसके हवाले करके वो किचन में आया और चाकू ढूंढकर पीछे बेल्ट में लगाते इसने गन को देखा जो कि मौजूद थी। गेट बंद करना, और हाँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम हो गए। किचन से निकलते इसने इस पर जताया। हाँ बस तुम, मतलब कि आप माफ़ी मांगना और ये दिमाग में रखना कि मदद के लिए चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा आदत से पेश आना। ऐसा ना हुआ इस पर बिताड़ के इस बेचारी को फोन करके आकर टॉम जेरी देखने बैठ जाओ। वो इसके पीछे चलते इसे बड़े बूढ़े की तरह समझा बुझा रहा था, जो कि दिलावर को काफ़ी नागवार गुजरा। इसका चूजा खींची अंदाज पलट कर इसकी जल्दी ज़ुबान पर एक सख्त गोली डाली। खैरी हड़बड़ा कर ज़ुबान दांतों तले दबा गया। कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ, मासूम सूरत बनाकर इसने दांत दिखाते हुए कहा। कुछ नहीं, बहुत। दिलावर बना गया और आकर अपनी स्याह गाड़ी में बैठा। अच्छा एक आखिरी बात। उसकी गाड़ी के विंडो के पास आया। दिलावर ने जब से दांत पीसे। हाँ बस जल्दी जाओ, और अगर माफ़ी की बात बने तो वहाँ से रिश्ता भी लगे हाथों पक्का कराना। अब जा, जल्दी जा, जहर फैल जाएगा। वो गाड़ी पर हाथ मारकर इसे वहाँ से जाने का इशारा देते थे। इसका जब्त आजमा गया। दिलावर इसके चेहरे को देखते गुस्से से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकला। अच्छा खासा खुद कर रहा था, तुम जाने क्यों इसके दुश्मन बने बैठे। इसने बड़बड़ाते हुए गाड़ी वहाँ से तेज़ी से निकाली। इसकी गाड़ी लेकर निकलते ही पीछे वो दुआएं करता अल्लाह से गेट लॉक करके अंदर आ गया। उफ, जिस बात के लिए रोका था वो तो कहना ही भूल गया। मानस के जाते को अफसोस करता बंद गेट को देखता रह गया। वो इसे कहना चाहता था कि अगर लड़की की छोटी बहन हो तो इसके साथ लगे या तो इसकी भी बात पक्की कराए। कोई बात नहीं, दिलावर अपना घर आए, बाद में देखभाल कर मैं अपनी कर लूँगा। वो खुद को तसल्ली देता पोंछा गीला करके बाल्टी पानी की आधी भरकर लाया और बाहर से लेकर अंदर तक पहले इसके खून भरे धब्बों को साफ करने लगा। ये तो मामूल की बात थी, हमेशा से ये सब साफ करना पड़ता था, पर आज पहले की निस्बत इसे जहाँ गोली लगी थी खैरी हरकत से खून निकालने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह जानता था इसका हाथ काफ़ी सफाई से निकाल लेगा, पर पीछे गोली होने की वजह से अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो। वो सोचकर जर्जरी लेटा और अपना काम ख़त्म करके वो पोंछा धोकर सुखाया, साथ खुद हाथ मुँह धोते लाउंज में सोफे पर लेट गया। इसके लबों पर बस एक ही दुआ थी कि अल्लाह की रज़ा से वो इसके दिलावर को माफ़ कर दे, इसकी गोली निकाल दे टांग से। जारी है। तो ये बस कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।